सबसे बड़ी दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने अब एक नई आयरन बीम से धमाका कर दिया है। इस बीच चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि युद्ध में इजराइल का साथ अब अरब वर्ल्ड का एक गद्दार दे रहा है। इजराइल ने कतर को दहलाया तो सबसे ज्यादा तुर्की तिल मिलाया। इजराइल ने यमन में हूथी पर बम बरसाए तो सबसे ज्यादा एर्दोआन भड़के। सीरिया में इजराइल के जंगी जेटों से बरसते बम खलीफा का खून खौला रहे हैं। गाजा में इजराइल के मिसाइल धमाकों का हिसाब तुर्की लगा रहा है, क्योंकि 2700 साल पुरानी निशानी के लिए तुर्की और इजराइल भिड़ गए हैं। इजराइल और तुर्की ने हथियार तान दिए हैं। तुर्की तबाही के तेवर दिखा रहा है। तुर्की आंखें तरेर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को हद में रहने की धमकी दी है। तुर्की ने कहा है कि नेतन्याहू नफरत की आग में जलते रहेंगे, लेकिन उन्हें वो ऐतिहासिक चीज नहीं मिलेगी जिसे एर्दोआन ने तिजोरी में बंद कर रखा है। क्या है वो ऐतिहासिक निशानी? क्यों इजराइल तुर्की एक अभिलेख के लिए युद्ध पर उतारू हैं? तुर्की इजराइल की वॉर टेंशन का लेवल कहां तक पहुंच चुका है, ये सब जाने उससे पहले गाजा के वॉर जोन से आई बारूदी तस्वीरें देखिए। यहां इजराइल ने कोहराम मचा रखा है। बम धमाके से भर भरा कर ढहती बहुमंजिला इमारत। मिसाइल धमाकों के बीच जान बचाकर भागते लोग। दिन हो या रात इजराइल बम बरसाता जा रहा है। मिसाइलों की बौछार से गाजा का आसमान धुआं धुआं है। गाजा से अपना सामान समेटकर लोग भाग रहे हैं। भगदड़ के दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। गाजा में अब भूख मिटाने के लिए भी बारूद फांकने को लोग मजबूर हो चुके हैं, मगर मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की कोशिश हाई राइज इमारतों को जमींदोज करके उन सुरंगों तक पहुंचने की है जहां हमास लड़ाके अब भी डेरा जमाए बैठे हैं। बहुमंजिला इमारतों को इसीलिए भी इजराइल ढहा रहा है क्योंकि यहीं से स्नाइपर हमले थम नहीं रहे हैं। गाजा में इजराइल के जमीनी हमले शुरू होने के बाद से 90% लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। गाजा में जारी बारूदी घमासान के बीच फिलिस्तीन लीडरशिप ने पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला बोला है। फिलिस्तीनी नेता गाजी हमद ने ट्रंप पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। Can change the political map in Gaza Strip, because I think that we are looking for the freedom of our people and independence of our people, and I think that United States is working on this issue in order to give more protection and more shelter and more security for the occupation. They does not take care about the Palestinian interest. They does not take care about the national rights of the Palestinian people, and they are partner in the crimes, in practicing crimes against our people. And I think that they will fail to impose any solution on the Palestinian people. गाजा में हमास का सफाया जैसे जैसे करीब दिख रहा है, ईरान नए सिरे से इजराइल की तबाही का प्लान बना रहा है। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद अब नए फाइटर ग्रुप्स का एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है। ईरान समर्थित नए लड़ाका ग्रुप हैं हरकत अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शोदा, हरकत अंसार अल्लाह अल आउफिया और कताइब इमाम अली। ये ऐसे फाइटर गुट हैं जिन्होंने अमेरिका से टक्कर ली थी। ईरान की कुद्स फोर्स से इन लड़ाका ग्रुप का सीधा कनेक्शन बताया जाता है। हरकत अल नुजाबा 2013 में बना फाइटर ग्रुप है जिसका टॉप कमांडर अकरम अल काबी है।
हरकत अल नोजाबा ने सीरिया की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अमेरिका के मुताबिक लड़ाका ग्रुप को पैसे, हथियार और खुफिया जानकारी ईरान देता है। इजराइल का सिरदर्द बनने वाला दूसरा लड़ाका ग्रुप तताइफ सैयद अल शुहदा है, जिसे 2013 में शिया धर्म स्थलों की रखवाली के लिए बनाया गया। ये फाइटर ग्रुप इराक में अमेरिकी दूतावास और सैन्य ठिकानों पर हमले करता है। नए दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजराइल दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियारों का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। What we are going to do is to build an arms industry that will match the best arms industries in the world with one proviso. We want to produce first for ourselves on a much larger scale and with unimaginable innovation. वहीं इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अहम ऐलान किया है। मंत्रालय ने बताया कि इजराइल का लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। आने वाले महीनों में इस हाईटेक सिस्टम की बैटरियों की तैनाती की जाएगी। ये इजराइल के एयर डिफेंस और लेजर रक्षा प्रणाली को अभेद्य बना देगा। खासकर हूथी लड़ाकों और ईरान के हमलों से ये इजराइल को बचाएगा। इजराइल का नया आयरन बीम ड्रोन के अलावा मिसाइलों, रॉकेटों और मोर्टारों को मार सकता है। इससे ये स्लो स्पीड से चलने वाले खतरे यानी कि केवल ड्रोन को मार गिराने की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आयरन बीम M250 मिलीमीटर 50 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है। इसे बड़े ट्रकों पर लगाया जा सकता है। आयरन बीम 450 मिलीमीटर 100 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है। आयरन डोम की तरह इसे भी वॉर जोन में ले जाया जा सकता है। इजराइल ने साफ किया कि आयरन बीम बैटरियों का उत्पादन और तैनाती बड़े पैमाने पर की जाएगी। इसे कुछ खास जगहों पर सीमित नहीं किया जाएगा। इजराइल ने ताकत की नुमाइश की है तो तुर्की भी पावर गेम में पीछे नहीं है। तुर्की खासकर जुलानी और नेतन्याहू के बीच बढ़ रही दोस्ती से टेंशन में है। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा और कमांडर जुलानी ने इजराइल के साथ समझौते के फाइनल स्टेज तक पहुंचने की बात कही। अहमद अल-शरा ने कहा कि इजराइल के साथ चल रही बातचीत का नतीजा जल्द आ सकता है, जिससे इजराइल सीरिया में हवाई हमले बंद कर सकता है। समझौता हुआ तो सीरिया से इजराइल सैन्य कब्जा हटा सकता है। सीरिया इजराइल की नजदीकियां एर्दोआन को बर्दाश्त नहीं। एर्दोआन ने जिस कमांडर जुलानी को सीरिया के तख्त पर बिठाया है, उनके नेतन्याहू के पाले जाने से तगड़ा झटका महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से एर्दोआन इजराइल से युद्ध के बहाने तलाश रहे हैं। एर्दोआन ने 2700 साल पुराने एक अभिलेख के लिए इजराइल को धमकाया है। तुर्की और इजराइल के बीच सिलोआम इंस्क्रिप्शन को लेकर के तनाव बढ़ता जा रहा है। ये ऐतिहासिक अभिलेख यरूशलेम के नीचे पानी के ट्यूब वाले सिस्टम से जुड़ा माना जाता है, जिसे राजा हिजकिय्याह के समय बनाया गया। यहूदी इतिहास का अहम अभिलेख तुर्की में है, जिसे 1990 से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज से अभिलेख के बदले ऑटोमन साम्राज्य की कलाकृतियां देने की पेशकश की थी, लेकिन तब एर्दोआन ने अड़ंगा लगा दिया था। एक बार फिर जब नेतन्याहू ने ऐतिहासिक अभिलेख की मांग की तो एर्दोआन युद्ध पर उतारू हो गए। एर्दोआन ने इजराइल को नफरत की आग में जलने देने की बात तक कह दी है। İsrail Dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son 2 gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. छह फ्रंट पर युद्ध में उलझे इजराइल के लिए तुर्की से टकराना क्या मुसीबत बन सकता है, क्योंकि नेतन्याहू के सामने फिर से 2 मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है।
क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? वहीं तीसरा फ्रंट सीरिया भी बन सकता है, जहां जुलानी को रोकने के लिए इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी कर चुका है। तब दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर भी बम गिराए गए और इस वजह से जुलानी के कई खास अधिकारी भी मारे गए। अब इसी को देखते हुए एर्दोआन और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। दमिश्क पर हुए हमलों के बाद ट्रंप भी सुपर एक्टिव हुए थे और उनके कहने पर ही नेतन्याहू ने बमबारी रोकी थी। लेकिन तब तक सीरिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। तुर्की को भी एहसास हो गया कि ईरान और सीरिया के बाद अब इजराइल की नजर तुर्की पर हो सकती है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कह चुके हैं कि सीरिया को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने तो यहां तक कह दिया कि तुर्की हमला करने में भी देरी नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अब पूरी तरह इजराइल को अपने टारगेट पर ले चुके हैं। इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है या फिर युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल दक्षिण लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है और यमन से भी आए दिन इजराइल पर मिसाइल अटैक होते रहते हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार वो इजराइल को बख्शेगा नहीं और तेल अवीव से लेकर हाइफा को नक्शे से मिटा देगा। सवाल ऐसे में ये कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होता है तो क्या तुर्की भी उसमें शामिल हो जाएगा? और फिर क्या इजराइल के सामने होंगे दो फ्रंट? और इसे देखते हुए पश्चिम एशिया में अब ये महीना बहुत अहम माना जा रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब गाजा पर टिकी है। पोलैंड और यूक्रेन अब ये दोनों ही रूस के मेन टारगेट बन चुके हैं, जहां यूक्रेन पर अगले 2 दिन में ही रूस बहुत बड़ा हमले करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड ने भी अब नेटो के साथ मिलकर के रूस के खिलाफ ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि पोलैंड नेटो के दम पर रूस से सीधे एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर नेटो ने अभी भी सीधी जंग रूस से नहीं की तो पूरे यूरोप को रूस तबाह कर देगा। यूक्रेन पर 2 बड़े हमले, ऑपरेशन एनाकोंडा पर रूसी हमला। $1300 दिन से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन जंग अब रूस नेटो जंग में बदल चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चालाकी से खुद को यूक्रेन युद्ध से बाहर निकालना शुरू कर दिया है और अब नेटो और यूरोपीय देशों को यूक्रेन जंग में झोंकना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस से बुरी तरह से मार खा चुके यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर 2 बहुत बड़े स्तर के हमले करने जा रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने बड़ी ही चालाकी से पोलैंड पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इधर रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन की घुसपैठ से पोलैंड में भी बेहद सतर्कता का दावा किया जा रहा है। पोलैंड ने आनन फानन में नेटो सेना के साथ मिलकर के एनाकोंडा डिफेंडर 25 लॉन्च कर दिया है, जिसे रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। इसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे यूक्रेन पर सितंबर के महीने में ही रूस ने 4000 हमलों से यूक्रेन को कितना भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, 2 बड़े हमले करने जा रहा है रूस। शुरुआत हम करने जा रहे हैं यूक्रेन से, जहां पर रूसी हमलों से भयंकर तांडव मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अभी रूस जो हमले कर रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर आना अभी बाकी है।
पिछले 72 घंटे में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो हमले किए उसने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले दिनों अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सेना के 1,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इतना जरूर माना कि पिछले दिनों रूस ने अनुमानित 1020 सैनिकों के साथ साथ 360 मानव रहित हवाई वाहनों और 36 तोपखानों प्रणालियों को भी खो दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और एक गैस स्टेशन को भी काफी नुकसान हुआ है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सितंबर में अब तक यूक्रेन के खिलाफ 3,500 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 190 मिसाइलें दागी है। ज़ेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को हवाई आतंकवादी अभियान बताया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटे में 357 यूक्रेनी ड्रोनों को ब्लैक सी के ऊपर मार गिराया है। इस बीच रूसी सेना प्रमुख ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में जवानों से मुलाकात की और डोनेस्क पर कब्जे के लिए सैनिकों को सम्मानित किया। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हालांकि रूस ने इस साल सुमोय, नोवोपावलिवका, पोक्रोवस्क और जापोरेजिया में आक्रामक तैयारी की थी, लेकिन रूस ने इतने ज्यादा सैनिक खो दिए हैं कि अभी तक उसके पास बड़े पैमाने पर आक्रामक कार्रवाई करने की ताकत तक नहीं बची। Войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь потерями, стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу. Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросил наиболее боеспособные и подготовленные подразделения в ущерб другим направлениям, на которых наше наступление развивается. नेटो के साथ पोलैंड, ऑपरेशन एनाकोंडा। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया कि पोलैंड ने यूक्रेन पर हो रहे रूस के भयानक हमलों को देखते हुए एक बड़ा सैन्य मिशन शुरू किया है, जिसे एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम के इस अभ्यास को इस साल की शुरुआत में रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हुए इस बड़े पैमाने के अभियान में नेटो सहयोगियों के साथ पोलिश सेना के 3,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में टैंक, बख्तरबंद वाहन, विमान जैसे 600 से ज्यादा भारी सैन्य उपकरणों की तैनाती शामिल की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास एक शक्ति प्रदर्शन है और यह सब रूस को दिखाया जा रहा है। रूसी सरकारी मीडिया ने पहले ही इस कदम की आलोचना करते हुए इसे उकसावे वाला कदम बताया है। लगातार बढ़ते तनाव के साथ पोलैंड का एनाकोंडा डिफेंडर 25 पूर्वी यूरोप में सैन्य संतुलन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण घटना बनती जा रही है। हालांकि रूस ने पोलैंड और यूक्रेन में नेटो सेना के घुसपैठ पर बेहद गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины, бывшей Украины, для этой территории действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации. रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले। हालात ये हैं
कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। रूस के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया गया है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पोलैंड के राष्ट्रपति करोल की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड में भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त पोलैंड के लाखों सैनिक, सैकड़ों फाइटर जेट, टैंक, तोप और मिसाइल सिस्टम फुल एक्टिव हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक रूस का हड़कंप मचा हुआ है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस के स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपने स्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी है। खबर ये है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी।